ट्रंप अब बहुत ही मजबूत होकर आ रहे हैं। अब शायद इनको रोका भी ना जा सके। पाकिस्तानियों ने ट्रंप से यकीन दहानी लेने के बाद ही फंडिंग की है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर अंदाज होगा? डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर तहरीक इंसाफ का जश्न क्यों मनाया गया? इंतखाबात पाकिस्तानी जमहूरियत के मसाइल की निशानदही कर रहे हैं। क्या पीटीआई का ट्रंप की टीम से कोई राब्ता है? डोनाल्ड ट्रंप पीटीआई की उम्मीदों पे पूरा उतर पाएंगे या नहीं? पीटीआई उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में क्या क्या होने वाला है? जी, आइए सुनते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने इस पर क्या तज्ज़िया किया है। जी, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा का कहना है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाना अंदरूनी मामला है। को तस्लीम करेंगे नई कानून साजी। हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम है। पीटीआई का क्या रोल है? क्या पीटीआई मौलाना फजल रहमान ऑपोजिशन इत्तेहाद कर पाएंगे या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप का काम। आइए सुनते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इस पर क्या तबसरा किया। एक स्टेटमेंट है सलमान की। अभी भी हमारे गौरी साहब ने यही बात की, मौलाना साहब पहले इसके ऊपर कह चुके हैं कि वो इंतज़ामी मामला है, उसको वो अपोज या चैलेंज नहीं करेंगे। पीटीआई की जानिब से भी अगर ऐसा ही बयान आए तो वो इस पोजीशन को या इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा लीगलाइज कर देता है। दिखाइएगा सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा इसके ऊपर। सर्विसेज के चीफ हैं, उनकी मुद्दत में 3 से बढ़ाकर 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। मैं समझता हूं ये सर्विसेज का, हमारी अफवाज का एक तरह से अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये समझता हूं राय ली जानी चाहिए थी। बहरहाल ये एक वाकया है जो हो गया, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको काफ़ी महफूज तरीके से ये कह सकता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, ख्वाह वो पीटीआई हो ख्वाह वो जेयूआई हो, उनमें से किसी को भी इस प्रोसेस के ऊपर इतराज़ नहीं था। वो सामने किसी ने अगर शोर शराबा किया भी है तो बैरिस्टर गौर ने कह दिया मुझे पता ही नहीं था, कहानी मुका दी उन्होंने। तो ये इट वाज़ नॉट रियल, उनको पता था कि बिल के अंदर क्या है, लेकिन वहाँ पर शो ऑफ कुछ और किया गया। अब ये बयान उसकी तस्दीक के लिए आपके सामने दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियाल साहब, आप इस बिल के ऊपर अगर बहस करवा लेते ये सुप्रीम कोर्ट वाले आर्मी एक्ट के ऊपर, तो फिर क्या मज़ायका था कि हफ्ता इसके ऊपर डिबेट हो जाती। देखिए जी, एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और हमने तो बहुत कोशिश की। आप देखें, अगर स्पीकर साहब की शायद हफ्ता ना कराते, लेकिन हमें ये था कि एटलीस्ट 2 दिन इसके ऊपर डिबेट होगी। और हमारे बल्कि जो टूर्स थे, चीज़ें थी, वो पोस्टपोन इसलिए हुई कि हमें 2 दिन आइडिया था या 3 दिन, एटलीस्ट 2 दिन इनके ऊपर बहस होगी, तकरीरें होंगी और फिर उसके बाद इसको पास कराया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनका बिहेवियर है वो नया नहीं है। इट हैज़ बीन इन फ्रंट ऑफ अस फॉर मंथ्स एंड ईयर्स नाउ, कि जो इनका रवैया, जो इनका तरीका, जो तकरीर ना सुनने का, कागज़ फाड़ने का, क्योंकि ये इनका एक पुराना तरीका है और उसी को उन्होंने फॉलो किया। और उन्होंने, देखिए, मैं हमेशा इनको एक चीज़ कहता हूँ कि इनको रिलीफ अगर मिलेगा तो इनको पार्लियामान से मिलेगा। ये इनको लेट समझ आएगा या जल्दी समझ आएगा, लेकिन इनको समझ आ जाएगा। ये बहुत सी जमातों को समझ आया, इंक्लूडिंग आवर पार्टी एंड अदर पार्टीज़। बहुत जमातों को समझ आया कि आपको जो रिलीफ है वो पार्लियामान से और पार्लियामान के लोगों से ही मिलेगा, इसी आइन से ही मिलेगा। जब तक ये साथ बैठ कर चीज़ों के ऊपर मशावरत के साथ चीज़ों को आगे नहीं चलाएंगे तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और मैं इनके साथ कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार होगा। आप बताइए। अच्छा, पार्लियामान ने तो अपना स्टेटस कल वाजे कर दिया। देखिए, पार्लियामान पहले तो हम रबर स्टैम्प करते थे ना, अब वो इररेलेवेंट हो गई है। स्कीम ऑफ थिंग्स में आप माने ना माने, ठीक है, पहले हाइब्रिड निज़ाम कहते थे, अब हम उससे भी आगे चले गए हैं। ठीक है, अब ये आपको कोई कोरियन पार्लियामेंट की तरह की कोई चीज़ नज़र आएगी। देखिए, अब जितनी इस बहस पार्लियामेंट में कर लें वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी मेरे ख्याल से अब काबिल नहीं होगी, जितना हमने मेयार इस पार्लियामान का नीचे ले गए। क्योंकि जितनी लेजिस्लेशन हुई, कोई स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू नहीं आई, मतलब बुलडोज सारे प्रोसेस हो गया, चलें कर लेते, मगर मकसद क्या हासिल किया? अदलिया को ताबे करना था। क्या हासिल हुआ? आपने मौलाना फजल रहमान साहब से एक नहीं 2 धोखे किए। आपने उनसे वादा किया कि जी हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना रहे, आज आपने उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अदालतें बना दी हैं, प्रैक्टिकली 2 अदालतें बन गई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड है उसके आपने आज हेड का इंतखाब बेंच का कर दिया, उसमें चीफ जस्टिस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कॉम्पोजिशन में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत वो बैठेंगे, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड ज़रूर बैठेगा। तो आपने पूरी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड के ताबे कर दिया। तो इदारा तो आपने ख़त्म कर दिया जिसने एक बैलेंस मेंटेन रखना था। जब आप कंपोजिशन जुडिशल कमीशन की बना रहे थे तो उस वक्त आपको पता था कि इसमें 4 जज हैं
बाकी सियासी लोग हैं साथ, और एक उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाला आ जाएगा। तो आपको तो इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं कि आप तो इस सारी प्रोसेस को होने दिया उस वक्त भी आप भी नहीं होने कैसे दी, हमने तो आईनी तरमीम की मुखालफत की। देखें ओवरऑल एक बैलेंस तो जिससे आप पिन पॉइंट कर रहे हैं था ही नहीं। या तो होता ना कि जजेस की एक स्ट्रेंथ होती है और बाकी सियासतदानों की और बराबर स्ट्रेंथ होती, फिर हम कह सकते थे शायद किसी तरह का कोई बैलेंस होता है। इसे डे वन से बैलेंस नहीं था। जिस तरह की मर्जी कॉम्पोजिशन कर लें, ये हमेशा बेंचेस बनेंगे जो भी हुकूमत वक्त होगी उसकी मर्ज़ी से। तो मर्जी का जज बैठा के दोबारा चलते हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब के पास। बैरिस्टर साहब, ये जो जुडिशल कमीशन का स्ट्रक्चर था इसमें भाम था ही नहीं कि उसमें सियासी लोगों की अक्सरियत है, तो बेंच वही बनेगा जिसको वो चाहेंगे। जब अपना केस लगने वाला होगा अपनी मर्जी का वो बेंच तश्कील दे लिया करेंगे। अभी भी जो बेंच है 60 रोज़ के लिए, ये फॉरएवर नहीं है, 60 रोज़ के लिए बना। तो जब नया केस कोई आएगा तो दोबारा अपनी मर्जी का वो बेंच बनाने के लिए दोबारा सरअंदाज होंगे उस प्रोसेस में। क्या ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में नहीं आता? बिल्कुल, ये बेसिकली तो आपने इस तरीके से जुडिशरी को तो ख़त्म कर दिया जहाँ तक कोई भी चैलेंज जो हुकूमती इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने अभी जो प्रेस रिलीज़ भी देख रहा था उसमें शायद ये 2 महीने के लिए मुकर्रर किया है इन अशख़ास को। जब अगर इनमें से कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा तो उनको भी हटा के कोई नया लगा दिया जाएगा। अब तो बैकअप में उन्होंने 34 भी रखे हुए हैं कि अगर इन 14-15 में से कोई ढंग का जज ना मिले तो हम नए लगा के उसको आईनी बेंच पे लगा देंगे। इस मुल्क से बेसिकली जुडिशल रिव्यू जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ इसमें देखें जिम्मेदारी मेरी राय में शो प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की थी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से जो ख़त था, मेरी राय में चीफ जस्टिस साहब के ऊपर लाजिम था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग हुई, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कन्वीन या चीफ जस्टिस साहब कर सकते हैं या दूसरे 2 मेंबर भी कर सकते हैं, जब कमेटी की मीटिंग होल्ड हुई और कमेटी में अक्सरियती फ़ैसला ये आया कि जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें हैं उनको 4 तारीख को लगाना चाहिए फुल कोर्ट के सामने, तो मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी थी कि वो केसेस को वहाँ लगाते। लेकिन अब क्या सूरत हाल होगी सर? आज तो हमारे ये सलाउद्दीन साहब जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि दोनों जो सीनियर मोस्ट जज थे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, उन्होंने या अफरीदी साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड तजवीज़ किया, लेकिन वहाँ वोटिंग प्रोसेस में ज़ाहिर है हुकूमत की क्योंकि अक्सरियत थी, वो अमीनुद्दीन साहब उसमें जीत गए। अमीनुद्दीन साहब का अपना वोट भी अपने हक में आया, तो 7-5 इसीलिए कंपोजिशन है। तो अब तो फिर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है ना, चीफ जस्टिस ही वोट आउट हो गए। देखें, एक 5 जो थे वो हुकूमती नुमाइंदे थे, उसके छठे जो थे वो जो बार काउंसिल के नॉमिनी थे अख्तर हुसैन साहब। बार काउंसिल भी आपको पता है पाकिस्तान बार काउंसिल इज़ हेडेड बाय फारूक नाइक साहब ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 7वें जो थे वो अमीनुद्दीन साहब ख़ुद थे। मगर इस बात का तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमें 4-5 दिन पहले ही बता दिया था कि हमने इसमें ना हम मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो मुतनाज़ा हैं, और या अफरीदी साहब को इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो मुतनाज़ा बन जाएंगे। तो उन्होंने तो उस वक्त ही पहले डिक्लेयर कर दिया था। और